ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है। मुल्क की सूरत हाल किसी मैच से कम नहीं है। ऐसा लगता है कोई मैच चल रहा है जिसमें एक की शिकस्त हो रही है और कभी किसी की इनिंग्स कम हो जाती हैं, कभी किसी की बॉलिंग कोई शिकस्त दे देता है, कभी किसी की विकेट कम हो रही है। नून लीग का मार्का होता है, कहने को आगे नून लीग है लेकिन पीछे जो है वो पीडीएम की पूरी जमात मौजूद है। ये पूरी पीडीएम का इत्तेहाद जो है वो इस वक्त सामने है और अकेले इमरान खान साहब सामने हैं। इमरान खान साहब की जो फतह है उसको एक तरफ चैलेंज किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब की फतह को इतनी हाइप नहीं देनी चाहिए क्योंकि वो अपनी ही नशिस्तों में से अपनी पार्टी की 2 नशिस्तें हार चुके हैं। इसके अलावा कराची में भी कुछ सीटें पे जब उनकी फतह नहीं हो सकी, शिकस्त हुई, तो उस पर भी एक सवाल उठ रहा है। इन तमाम मौज़ूआत पे मजीद इन चीज़ों को आगे लेके जाएंगे कि आगे लॉन्ग मार्च होगा नहीं होगा, सियासत किस तरफ जाएगी। अंबर दानिश साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैडम, ये मुझे बताइएगा कि तमाम सूरत हाल आपके सामने हैं, स्पेशली आप कराची की सियासत पे आपकी काफ़ी नज़र होती है, तो 2 पार्टीज़ का आज हम बात करेंगे, नून लीग और एमक्यूएम। क्या समझती हैं इस वक्त कहाँ खड़ी हुई हैं सियासी तौर पे? कराची से रिलेटेड नून लीग की बात कर रहे हैं या ओवरऑल बात की जा रही है। अगर पंजाब में ही अगर उनकी सीटें नहीं निकलती हैं तो इस वक्त नून लीग कहाँ पे है? और आगे फिर अगर इसी तरह से सिंध में देखा जाए तो एमक्यूएम की क्या पोजीशन आ रही है? देखिए, नून लीग की जो ये जो इस वक्त ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं उसमें नून लीग की स्ट्रेटजी बड़ी हैरानकुन भी रही। मुझे कोई खास उनकी इलेक्शन कैंपेन नजर नहीं आई, जिसके बरक्स जब पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन हुए थे जो जिसमें ये शहबाज शरीफ हमजा शहबाज की हुकूमत गई है, उस वक्त उनकी बड़ी जोरदार कैंपेन थी और मरियम नवाज भी मुस्तकिल जलसे करती नजर आ रही थी। लेकिन इस ज़िमनी इलेक्शन से पहले मरियम नवाज जो है वो लंदन रवाना हो गई थी और नजर ही नहीं आ रहा था। यही हाल कराची में मुझे एमक्यूएम का भी नजर आया, कहीं कोई इलेक्शन कैंपेन नहीं थी, जिसपे मुझे भी बड़ी हैरानी हुई। और जाहिर नजर यही आ रहा था कि या तो इन लोगों ने सोचा वही है, क्योंकि ये वाली सीटों पे क्योंकि सिर्फ खान साहब ही खड़े हुए थे। मैंने कल एक वीलॉग भी किया था जिसमें मैंने ये जिक्र भी किया था कि भाई खान साहब जो हैं वो एक पार्टी के चेयरमैन हैं और इस वक्त वो पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर सियासतदान हैं, जो कि हमें मानना पड़ेगा क्योंकि उनके जलसों में आवाम निकलती है, लोग नजर आते हैं। जो भी है, खान साहब अपने वोटर को बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। तो अब वो कितनी भी इलेक्शन कैंपेन कर लें, अगर खान साहब के मद्दे मुकाबिल कोई भी खड़ा हुआ है तो खान साहब जीत जाएंगे। अब ये स्ट्रेटेजी भले अजीब सी है कि वो 7 की 7 सीट से वो खड़े हुए थे, एक सीट से सिर्फ मेहरबानो थी मुल्तान से, तो वो उनको जीतना ही था। मेरे हिसाब से तो हैरानकुन ये है कि वो 2 सीटें भी कैसे हार गए। सवाल का जवाब देते हुए आप फिर आगे बढ़ जाइए, फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा। अगर खान साहब की जगह पीटीआई का कोई और रहनुमा खड़ा होता तो आपको लगता है कि फिर भी जीत होती? देखिए, मेहरबानो हारी है ना, बिल्कुल हारी हैं और बिल्कुल जरूरी नहीं है कि फिर जीत होती। खान साहब की आवाम सिर्फ खान साहब से ही इस वक्त प्यार आपको करती हुई नजर आएगी। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि खान साहब के पास कैसी टीम है और क्या नहीं है। वो सिर्फ खान साहब के नाम पर वोट करते हैं। एक सीट से खान साहब नहीं खड़े हुए थे और वहां से मुल्तान से वो हारे हैं। कराची की सीट से बड़ी हैरानी है कि वो, मुझे तो उनकी इस सीट से भी हारने पे हैरानी है। हाँ, लेकिन मैं आपके सवाल की तरफ वापस आती हूँ कि इस वक्त एमक्यूएम कहाँ खड़ी हुई है और पीएमएलएन कहाँ खड़ी हुई है। देखिए, पीएमएलएन की ने, क्योंकि मैं वही मेरी बात की, कोई इलेक्शन कैंपेन थी नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि उनको इस वक्त इस मौजूदा ज़िमनी इलेक्शन से कोई फर्क पड़ना था। उनकी हुकूमत है इस वक्त और वो सिर्फ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक वाहिद तरीका है। अगर खान साहब इस वक्त आते हैं, पार्लियामेंट में आके बैठते हैं ऑपोजिशन की साइड पे और वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की कॉल देते हैं, जाहिर इस वक्त जो ऑपोजिशन लीडर है वो भी पीटीआई के ही हैं, राजा रियाज साहब, वो कॉल देते हैं और वो मेजोरिटी इकट्ठी कर लेते हैं, वो दोबारा आ सकते हैं। लेकिन इलेक्शन तो अगले साल ही होने हैं, ठीक है ना। तो वो उसमें नून लीग को कोई फर्क नहीं पड़ना था। जो 2 सीट पे एक क्लेम था पीटीआई का बड़ा जबरदस्त कि सिर्फ 2 सीटों पे ये हुकूमत खड़ी हुई है, वो 2 सीटें मजीद गेन कर ली हैं अब, ठीक है ना। पीडीएम है, मैं अब चले पीपल्स पार्टी की हो, लेकिन ओवरऑल पीडीएम की जीत है ना, मिलकर हुकूमत बनाई हुई थी। और एक कराची से मलीर की भी सीट है जो खान साहब हारे हैं इस वक्त, तो वो 2 सीटें मिल चुकी हैं। तो अब 4 सीटों का मसला है जिसको हल करना पार्लियामेंट में इतना आसान है नहीं। तो इसलिए हार या ये मौजूदा कल वाले इलेक्शन की हार जीत से इनको कोई फर्क पड़ना नहीं था। जो नुकसान ये है, जिसको वो आप कितना भी सेलिब्रेट कर लें,
पीटीआई ने 2 सीटें नेशनल असेंबली से अपनी खो दी हैं, मतलब तो और एक उनकी तरह से झोली में उनकी डाल ये दी हैं 2 हार है सीटें। मेरी नजर में। बाकी जाहिर है वो उनको मुबारकबाद मेरी तरफ से भी है, वो जीते हैं, खान साहब दायरे खड़े हुए थे, उनका कैसे मुकाबला हो सकता है। कल के मैंने अपने वीलॉग में एक सवाल भी पूछा था कि भाई क्या आपको इन जो 8 की 8 सीट्स हैं उन पे टीएलपी से कौन है और एमकेएम से कौन खड़ा हुआ है, पीएमएलएन के कितने लोग खड़े हुए हैं, क्या आपको किसी का नाम याद है? लेकिन आपको ये जरूर याद होगा कि खान साहब खड़े हुए हैं तमाम सीटों से सिवाय एक के जहां से मेहर बानो खड़ी हुई थी। तो जाहिर है उनको जीतना था, उनकी पॉपुलैरिटी है, उनका वोटर तो उनके नाम पे निकलेगा। तो ये है। तो अब पीएमएलएन की जो है सियासत वो जब जनरल इलेक्शंस होंगे जब ही नजर आएगी। अभी जो मौजूदा उनकी हुकूमत है उसमें उनकी परफॉर्मेंस ये डिसाइड करेगी कि अगले इलेक्शन में वो किधर खड़े हुए हैं। क्राउड पुलर हैं, ये मैं थोड़ी देर पहले भी मैं बात कर रही थी। मरियम नवाज साहिबा के ना होने से कितना फर्क पड़ा? इलेक्शन कैंपेन तो हमने भी नहीं देखा है कि उनकी कोई खास कैंपेन्स उन्होंने नहीं चलाई हैं। मुझे देखे उनके ना होने, देखे वो पंजाब वाले इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने भरपूर हिस्सा लिया था, लेकिन पीएमएलएन फिर भी हारी है वो इलेक्शन। हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत चली गई थी, तो क्राउड पुलर वो जरूर नहीं, लेकिन इलेक्शन वो फिर भी जीत नहीं सके थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने शायद कैंपेन करना मुनासिब समझा ही नहीं। जरूर वो जाती क्राउड पुलर वो रहती, लेकिन अगेन वही बात है कि खान साहब के मुकाबले में पीएमएलएन का कोई और उम्मीदवार खड़ा होना था, उसको नहीं जीतना था। उनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है, ये हमें मानना पड़ेगा। इस वक्त वो जहां चले जाते हैं वहां मजमुआ इकट्ठा हो जाता है लोगों का। इससे हम जो है इस बात को हम रद्द नहीं कर सकते कि नहीं लोग नहीं है या तो जलसा नहीं था तो जलसी था। ये सारी सियासी बयानात होते हैं, लोग तो उनके जरूर उनके जलसों में आते हैं। मरियम नवाज कर जरूर सकती थी, लेकिन शायद वो इंटरेस्टेड भी नहीं थी। मे बी पंजाब की जो हार है उसके बाद, या शायद ये उनकी एक स्ट्रेटेजी थी कि उनको इस दफा इलेक्शन कैंपेन करनी ही नहीं थी, जो कि हमने देखा कि नजर भी नहीं आई। अच्छा, ये जो कराची में फुटेजेस आई हमें खान साहब के जलसे की, वैसे तो बड़ी हाइप क्रिएट की जा रही थी, सड़कें भी बंद हो गई थी, काफी एक शोर था, लेकिन जो फुटेजेस आई हैं उसके मुताबिक तो जलसा गाह काफी खाली थी, वो वाला क्राउड नहीं था जैसे होना चाहिए था कराची में। देखिए अब फुटेजेस भी ना दो तरह की आती हैं। एक फुटेज आती है आपकी अपोजिशन की तरफ से जो हमेशा आपको खाली नजर आ रही होती है, और एक फुटेज जो होती है वो पीटीआई तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल पेज पे या उन लोगों की तरफ से होती है जिसमें आपको भरपूर लोग नजर आते हैं। उसमें कहीं आप ये मार्जिन भी रख सकते हैं कि शायद जिन्होंने खाली जलसागाह की फुटेजेस ली हैं वो शायद जलसा शुरू होने से पहले की हैं, या जलसा शायद खत्म होने की तरफ जा रहा होता है उस वक्त की हैं। लेकिन वो जगह जो है, जो जिस ग्राउंड में जलसा हुआ है वो छोटा भी था। आप कराची 3 करोड़ की आबादी है, आप दरिया को कूजे में बंद करने की बात करने वाली बात है। कोई एक जिना बाग भी अगर आप भर देंगे ना, तो कराची की आवाम क्या सोच रही है आप उनका माइंड रीड नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ा शहर है। यहाँ पे वोटिंग टर्नआउट कितना रहा है ये भी हमें पता है, 10-12% से ज्यादा आप लोग नहीं निकाल सकते। 5,80,000 की कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर 60,000 और इस तरह के मार्जिन से कोई जीत रहा हो, या 15,000 के वोट लेके कोई जीत रहा हो, तो आप उस पर कंक्लूड नहीं कर सकते कि वहां की आवाम निकली थी। एक सेक्टर हम सबको पता है कि कहीं से बॉयकॉट की भी कॉल आई हुई थी। तो ये सारे फैक्टर्स बड़े मैटर करते हैं यहाँ के रिजल्ट्स जो भी इस वक्त आ रहे हैं, और आगे क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं अगर कोई बॉयकॉट की कॉल जो है उसको खत्म कर दिया जाए, तो क्या रिजल्ट्स होंगे अगले इलेक्शन में। तो कराची के लोगों का माइंड रीड करना इतना आसान नहीं है। इस वक्त जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं वो एक मखसूस सियासी जमात पर पाबंदी के बाद आ रहे हैं, और जो उनका दूसरा धड़ा था वो क्योंकि परफॉर्म भी बेहतर नहीं कर रहा है, लोगों को उनसे शिकायतें भी हैं। बहुत से लोगों को उनकी पीडीएम ज्वाइन करने की भी शिकायत है, उनके बहुत से कारकुनान इस वक्त नाराज हैं। बहुत सारी मुख्तलिफ वजूहात हैं कि एमकेएम के अभी क्राउड नहीं निकला है, जो इस वक्त वोट जाके कर सकता था वो भी बाहर नहीं आया है। तो बहुत सारी वजूहात हैं कि एक सीट भी जो कोरंगी से जीते हैं खान साहब, वो भी शायद वो ना जीत पाते, क्योंकि कराची से तो उन्होंने डिलीवर नहीं किया ना। कराची के लोग तो कोई खुश नहीं है उनसे। अभी आए थे ना खान साहब, तो उनसे कितने लोगों ने सवाल पूछा है, तो जो जर्नलिस्ट हैं वो सवाल पूछ रहे थे जब कि भाई कोई एक प्रोजेक्ट आप बता दें जो आपने कराची के लिए शुरू किया है, तो उनके पास जवाब नहीं था। उन्होंने पहले असद उमर साहब को आगे किया, उसके बाद वो इधर उधर की बात करके वो जर्नलिस्ट को फिर चुप कराने की कोशिश की गई। क्लिप कितना वायरल हुआ है। मतलब उनके पास कराची को क्या दिया देने, मतलब सिवाय 1100 अरब का जो वादा था जो पूरा नहीं किया, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है ना उनके पास। एक ग्रीन लाइन बस उनके टाइम पे शुरू हुआ, वो भी मुस्लिम लीग ने शुरू किया था। जब कराची के अवाम को कुछ नहीं दिया तब भी, और फिर ओवरऑल ये कहा जा रहा है जो महंगाई का तूफान है इसके जिम्मेदार भी
खान साहब हैं, उनकी पार्टी है, 3 साल 7 महीने कुछ डिलीवर नहीं किया, उसके बावजूद भी आवाम उनके साथ है। और आगे हमें जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। खान साहब को लोग बहुत पसंद करते हैं और इस शहर कराची में भी लोग बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि उनके पास देखें कोई चॉइस भी तो नहीं है ना। आप मुझे बताएं कि इस वक्त ऐसी कौन सी जमात है सिवाय जमात इस्लामी के जो आके खड़ी हो जाती है अवाम के मसाइल में। अभी हाफिज नईम साहब को भी डिलीवर करने का मौका नहीं मिला है, क्योंकि जमात इस्लामी की अगर फर्ज करें आगे लोकल बॉडी इलेक्शंस होते हैं और वो कामयाब होते हैं तो समझ आएगा कि वो कितना डिलीवर कर सकेंगे, लेकिन वो मसाइल में खड़े हुए होते हैं। क्या आपने फिलहाल एमक्यूएम को खड़े हुए देखा? क्या पीपल्स पार्टी 14 साल से इस शहर में डिलीवर कर रही है? नहीं कर, मतलब आप समझे सेफ सिटी प्रोजेक्ट जिस प्रोजेक्ट की इस शहर को सबसे पहले जरूरत थी वो सबसे आखिर में, वो पेशावर में भी आ चुका है, वो पंजाब में भी सालों से है प्रोजेक्ट, वो अभी जून में शुरू हुआ है। यहाँ पर रेस्क्यू 1122 एम्बुलेंस की सर्विस हुकूमत की तरफ से इस शहर में थी ही नहीं। ये शहर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पे चला था, ईदी छीपा सिलानी वेलफेयर अगर ना हो तो यहाँ पर अगर कोई हादसा हो जाए तो लाशें उठाने के लिए कोई एम्बुलेंस सर्विस नहीं थी सरकारी। हमारे साबिक सदर ममनून हुसैन साहब जो हैं उनकी जस्ते खाकी जो है वो छीपा एम्बुलेंस में गई थी, शर्म का मुकाम है हमारे लिए। तो ये सारे वजूहात हैं। आप पीपल्स पार्टी को जो भी उनका अपना वोटर है वो दे देगा, लेकिन एक कराची की आम आवाम जो शऊर रखती है उसकी अपनी नाराजगियां हैं, वो वोट नहीं देंगी, क्योंकि उन्होंने देखा कि इस शहर का पर इस सारे सिनेरियो से एक चीज जो सामने आई है वो यकीनन कराची की आवाम भी जानना चाहती है आगे क्या होने जा रहा है, कराची में कौन कौन सी मकबूल जमातें आगे सामने आने वाली हैं। ये फैसला यकीनन लोकल बॉडी इलेक्शन में होगा। अंबर हमारे साथ रहिएगा, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। यकीनन जो कराची में की सूरत हाल है इसमें कौन इलेक्शन जीतेगा ये एक सवालिया निशान है। कराची के डायनामिक्स अलग होते हैं, ना सिर्फ कराची के बल्कि इसके साथ साथ जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उनके भी डायनामिक्स अलग होते हैं। मुल्की सतह पे वफाकी सतह पे देखा जाए या सूबाई सतह पे जो इलेक्शन होते हैं वो एक अलग कहानी है। इस वक्त किसकी बसात होगी, कौन अपनी बसात पे बाजी ले जाएगा, कराची के इलेक्शंस में क्या होने जा रहा है, इन तमाम मौजूद पे बात करेंगे। अंबर दानिश साहिबा तजिया कार हमारे साथ मौजूद हैं। जी अंबर, क्या समझती हैं आप इस वक्त जो बल्दियाती इलेक्शंस आगे होने जा रहे हैं, कौन कौन सी पार्टीज हैं जो आपको नजर आ रही हैं इस वक्त? देखिए पार्टीज तो आपको पता है कि सारी ही इस वक्त जो उनकी परफॉर्मेंस है उस पर बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस 14 साल से इस शहर में क्या रही है वो हम जानते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो उन्होंने जब बात की उन्होंने बहुत किए इलेक्शन। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इस वक्त जो हमें ऐसा लगता था कि जो इस वक्त स्टेक होल्डर हैं उसमें एमक्यूएम का नाम है, पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी है, उसके बाद एक और जोड़ जो हमें नजर आता है वो यकीनन तहरीक इंसाफ का है। लेकिन तहरीक इंसाफ की कोई परफॉर्मेंस कराची में नजर नहीं आई है, लेकिन उनका वोट बैंक फिर भी एक हमें मजबूत नजर आ रहा है। उस लिहाज से देखा जाए तो क्या इस वक्त इस तमाम सिनेरियो में एमक्यूएम को आगे बूस्टअप मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सवाल जरूर एक जनरेट होता है। क्या कहती है एमक्यूएम की परफॉर्मेंस के हवाले से? देखिए एमक्यूएम की परफॉर्मेंस जो है, क्योंकि एमक्यूएम के पास कोई मैंडेट भी नहीं है, वसीम अख्तर साहब के जाने के बाद से कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां वो उनको परफॉर्म करने का कोई मार्जिन नहीं मिलता। फिर जो अगली गलती उनसे हुई वो पीडीएम के साथ जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, शायद जो भी उनके उसमें मुतालबात है अगर वो मनवा लेते तो कुछ हद तक बात बन भी जाती, लेकिन वो मुतालबात भी उनके पूरे नहीं हो सके, तो इस वजह से कहीं वो परफॉर्म करते नजर नहीं आए। चले परफॉर्म नहीं किया होता तो जब कराची के मामला किस तरह बिगड़ते हैं और किस वक्त आपको उन आवाम के साथ आके खड़ा होना होता है ग्राउंड पे, तो अगर वो भी करते हुए नजर आ जाते तो उनके फिर भी चांस बनते। क्योंकि परफॉर्मेंस की बेस पे अगर बात की जाए तो आवाम का एक फैक्टर है जो उनसे बहुत ज्यादा नाराज है। कहीं नाराज इसलिए है कि उन्होंने पीडीएम के साथ हाथ क्यों मिलाया, तो उस वजह से उनका बहुत सारा वोटर दोबारा से जो शायद वापस से आ चुका था एमक्यूएम के पास, पीटीआई से नाराज होने के बाद वो वापस से तहरीक इंसाफ के पास जा चुका है। तो इस वक्त जो मुकाबला होगा मेरे हिसाब से बल्दियाती इलेक्शन में, वो बहुत ज्यादा पीटीआई और जमात इस्लामी के दरमियान है, और कहीं ना कहीं उसमें आपको
पीपल्स पार्टी का भी वोट बैंक नजर आएगा, क्योंकि उनकी प्रेजेंस को आप उससे इनकार नहीं कर सकते। अच्छा चलिए, उनका एडमिनिस्ट्रेटर भी इस शहर में रहा है, तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा अच्छा, काम अंबर दानिश साहब खुल के बात करते हैं। सिंध पुलिस को बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि वो पीपल्स पार्टी के हवाले से काम करती है ज्यादातर। आपको लगता है कि इन्फ्लुएंस रहेगा इन लोगों का पीपल्स पार्टी का? अच्छा, आवाज मेरे ख्याल अंबर दानिश साहिबा को नहीं जा रही है। अंबर दानिश साहब, आपसे पूछूंगी कि ये कहा जा रहा है कि इन्फ्लुएंस रहता है सिंध पुलिस का इस सारे सिनेरियो में इलेक्शंस के दौर में, तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ आगे होगा? अंबर को मेरी आवाज नहीं जा रही है। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। चले, अब आ रही है आपको मेरी आवाज? आपकी आवाज आ रही। ठीक है। अंबर, चले इसको सवाल को दूसरे रुख पे लेके जाते हैं। मुझे बताएं, जो हल्का बंदियां हुई हैं उस लिहाज से तो ये देखा जाए तो सिर्फ पीपल्स पार्टी ही आगे आ सकती है जिस किस्म के उनके इलाके हैं, और फिर हल्का बंदियां की गई हैं, उस सूरत हाल में क्या होगा? देखिए, हल्का बंदियां जितनी भी हो जाएं, अगर मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस हो और ग्राउंड पे आपकी प्रेजेंस हो तो आपको वोट जरूर मिलता है। प्रेजेंस होनी बहुत जरूरी है, और अगर आप आवाम के साथ खड़े हुए हो तो लोकल बॉडी इलेक्शंस में सिर्फ आपके ऑप्टिक्स काम आते हैं। आप लोगों के साथ खड़े होंगे, लोग वोट देंगे, क्योंकि अगर मेरे इलाके का जो नाजिम बनने वाला है, जो मेरे इलाके में कौन काउंसलर होगा, अगर वो मेरे इलाके में नजर आएगा लोगों के मसाइल हल करते हुए, या वैसे ही वो कहीं ना कहीं एक्टिव होगा, तो उसको लोग जाके वोट दे देंगे। तो हल्का बंदियां भी इतना बड़ा मसला नहीं है अगर ऑन ग्राउंड आपकी परफॉर्मेंस हो और आपकी प्रेजेंस हो। प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है, और वो इस वक्त मेरे हिसाब से जिसकी नजर आ रही है वो एक जमात इस्लामी है। और पीटीआई काम करे ना करे, उनसे हमें 100 शिकायतें हों, लेकिन उनकी प्रेजेंस कराची में भी नजर आती है। वो उनकी सोशल मीडिया टीम के जरिए हो, वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हो। मेरे हिसाब से अगर एमक्यूएम रोजाना आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ले, किसी ना किसी मसले पे लोगों के बात कर ले, तो भी शायद कहीं ना कहीं वो वोट लेने में कामयाब हो जाए। इसलिए हम सिर्फ छोटी छोटी बातों पे, हल्का बंदियों पे नहीं रोना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि ऑन ग्राउंड इस शहर के मसाइल के साथ आवाम के साथ कौन खड़ा हुआ है। जो खड़ा हुआ होगा वो आके इस वक्त लोकल बॉडी इलेक्शन में जीत जाएगा, और कौन खड़ा हुआ है मैं नाम ले चुकी हूँ, दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है मुझे। आपको लगता है कि हाफिज नईम साहब की पॉलिसी थोड़ी सी हमें जमात से अलग नजर आती है? उनका अंदाज जमात की जो एक पॉलिटिक्स रही है रिवायती तौर पे उससे थोड़ा मुख्तलिफ है। वो भी आवाम के दिलों में घर कर गया है कि ठीक है जी, कराची की सियासत ऐसी है कि जवाब भी दिया जाए, सामने आके बात भी की जाए, और हमने देखा कि हाफिज नईम साहब की थोड़ी पॉलिसी इस लिहाज से मुख्तलिफ भी रही है। आपको लगता है कि ये भी वजह है उनकी मकबूलियत की? जी बिल्कुल, मैं 100% आपकी इस बात से मुत्तफिक हूँ। हाफिज नईम साहब जो हैं वो कराची के लोगों के शायद जहनों को पढ़ चुके हैं कि वो क्या चाहते हैं। कराची के लोगों को आपको कोई बड़े बड़े प्लान्स देने की जरूरत नहीं है, और कराची के लोग किस थिंकिंग के हैं, किस माइंडसेट के हैं, वो उसको पहचान के उन्होंने बिल्कुल राइट ऑन स्पॉट उनको हिट किया हुआ है। वो बिल्कुल बताते हैं कि कराची में जी पानी का मसला है, तो जब पानी नहीं आता तो वो उस इलाके में जाके खड़े हो जाते हैं। किसी इलाके में गैस का मसला होता है, वो वहां जाके खड़े हो जाते हैं। जब बिजली महंगी होती है तो वो प्रेशर करते हैं, वो शोर मचाते हैं, उनके लोग के इलेक्ट्रिक के बाहर जाके एहतजाज भी करते हैं। इस तरह हर मसाइल पे वो नजर आते हैं। यही सिर्फ इस शहर का मसला है जिसको हाफिज नईम साहब ने बहुत तरीके से भांप लिया है, और वो बिल्कुल तरीके से उस पर काम भी कर रहे हैं। हो सकता है उनको मौका मिले तो वो डिलीवर भी कर दे, क्योंकि ये जो हिम्मत नाम की एक चीज है ना, बस वही इस शहर के लीडर, कोई भी जो इस शहर पे आके, चाहे वो नाजिम की सूरत में आके वो रूल करना शुरू जाए, बस उसी की इस शहर में जरूरत है, और वो हाफिज नईम की सूरत में लोगों को नजर आ रही है। अगर हो सकता है कि पीटीआई के लोग, क्योंकि लोग उस पर भी भरोसा करते हैं, अगर वो उनको वोट दें, अगर लोगों को लगता है कि पीटीआई ने जो नेशनल असेंबली में और प्रोविंशियल असेंबली में सीट लेके कुछ इस शहर के लिए काम किया, तो जिसको वोट देना है वो दे। हर एक का देखे अपना वोट देना सबका हक है, जिसको जहां देना है दे। लेकिन हाँ, हाफिज नईम साहब जो है वो बहुत बहुत तरीके से इस शहर के डायनेमिक्स को समझ चुके हैं, और वो उसी हिसाब से उनकी टीम भी काम कर रही है। वो हर जगह इस शहर के मसाइल पे खड़े हुए नजर आते हैं, चाहे वो तजावजात का भी मसला हो। अगर किसी गरीब का घर, ठीक है अंबर दानिश साहिबा, आपका मौक़िफ़ हमारे सामने आया। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।